हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी क्लासेज भगवाड़ा में। फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाहनवाज अंसारी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए उसका नया पार्ट्स लेकर के 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इसके पहले के 2 वीडियो आप लोगों ने अवश्य देखा होगा और आप लोगों का बहुत बड़ा उसमें प्यार भी मिला, जिससे मोटिवेट होकर के आज हमने आप लोगों के सामने एक उसी सेशन का नया पार्ट्स लेकर के उपस्थित हुआ हूं मैं, जो नाम है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1784 ईस्वी देख रहे होंगे, 1784 ईस्वी का नाम है इसका पिट्स इंडिया एक्ट। इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि 1773 ईस्वी में आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, उसमें कुछ कमियां हो गई थी। उन कमियों को सुधार करने के लिए 1781 ईस्वी का आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया यहाँ पे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद उसी सेशन में, उसी एक्ट में सुधार करने के लिए कुछ त्रुटियाँ और रह गई थी, जिनको सुधार करके एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। आइए देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। दोस्तों देखिए, कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्य, यानी कि जो शासन चलाने के कार्य थे, जो प्रशासन चलाने के कार्य थे उनको, और वाणिज्यिक कार्य मतलब जो व्यापार करने के कार्य थे, उन दोनों को पृथक पृथक कार्य कर दिया गया। यानी कि जो राजनीतिक कार्य होंगे उनको कर दिया गया अलग, और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको कर दिया गया अलग, ठीक है। इस एक्ट में, किस एक्ट के तहत? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ऐसा कार्य किया गया। क्या कार्य किया गया? राजनीतिक कार्य को कर दिया गया अलग और प्रशासनिक कार्य को कर दिया गया अलग, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया और जो प्रशासनिक कार्य है उनको अलग कर दिया गया? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए दूसरा प्रावधान, दूसरा है व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि हम लोग पढ़े थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे आप बता सकते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि हमने पढ़ा था उसमें टोटल मिलाकर 24 सदस्य हुआ करते थे। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य की एक संस्था थी, जो इसके अंतर्गत किया गया। कौन सा कार्य किया गया? यह व्यापारिक कार्य किया गया। व्यापारिक यानी कि जो व्यापार करने का काम होगा वो काम जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जिम्मे दिया गया। यानी व्यापार जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होंगे वो सदस्य के जिम्मे दिया गया, और प्रशासनिक कार्य जो है दूसरे में के अंदर दिया गया, ठीक है। राजनीतिक, इसी को प्रशासनिक भी बोल सकते हैं, वह प्रशासनिक कार्य करने के लिए एक अलग संस्था बनाई गई। देखिए, एक अलग संस्था बनाई गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस संस्था का क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर के बात को समझिएगा सभी लोग, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। यहाँ पे जो व्यापारिक कार्य करना है, जो बेचने खरीदने वाली जो काम करनी है, तो उस काम को करने के लिए, वाणिज्यिक काम को करने के लिए जो पहले से हमारे यहाँ संस्था गठित किया गया था, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका नाम था, तो उसके अंतर्गत, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसका नाम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत जो है कौन सा कार्य दिए गए? व्यापारिक कार्य दिए गए। व्यापारिक यानी व्यापार करने के कार्य दिए गए, ठीक है। जबकि इसके पहले हुआ था कि कोई भी कार्य हो वही करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही पूरा का पूरा कार्य करती थी। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वैसा कोई नियम नहीं था कि अलग अलग संस्था का गठन किया जाएगा, नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया में ही रहती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भारत में ही रह करके पूरा काम संभालती थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम संभालने का मतलब सबसे बड़ा जिम्मेदारी उसको यही दी गई थी कि आपको कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसकी पूरी जानकारी ब्रिटेन की संसद को देनी है, ब्रिटेन की महारानी को देना है, ब्रिटेन के क्राउन को देना है। ये कार्य था किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यह कहा गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरी की पूरी शक्ति नहीं रहेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ यहाँ पे व्यापार वाला जो काम रहेगा, जो व्यापारिक विभाग रहेगा, सिर्फ उसी को देखेगी। बाकी जो प्रशासनिक कार्य रहेगा, जो राजनीतिक कार्य रहेगा, उसको देखने के लिए एक अलग संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसका क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य हुआ करते थे? 6 सदस्य हुआ करते थे। याद रखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य हुआ करते थे। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, ये इंडिया में ही रहता था।
ये इंडिया में ही रह करके यहाँ पे कार्य संभालता था, जबकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ब्रिटेन में रहता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये ब्रिटेन में ही रह करके भारत की प्रशासनिक कार्य को देखता था। यहाँ पे इसकी नियुक्ति भी ब्रिटेन की संसद ही करती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति भी ब्रिटेन की संसद ही की। और इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 6 सदस्य हुआ करते थे। इनका कार्य क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का? तो राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य था। ठीक है, अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें कितने सदस्य? 6। इस संस्था की नियुक्ति का अधिकार आगे देखते हैं। इसमें इस संस्था की जो नियुक्ति का अधिकार था किसे दिया गया था? यानी इस संस्था की जो नियुक्ति कौन कर सकता था? तो ब्रिटिश क्राउन बोले तो ब्रिटिश की सरकार, ब्रिटिश की संसद, ब्रिटेन की महारानी इस कार्य को जो है कर सकती थी। ठीक है, यानी कि इसमें जो 6 सदस्य हुआ करते थे उनका चुनाव भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो नहीं करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हुआ करते थे वो नहीं करेंगे। चुनाव कौन करेगा? तो चुनाव ब्रिटेन की संसद करेगी, ब्रिटेन का क्राउन करेगा। किसका चुनाव? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चुनाव, जिसमें कि 6 सदस्य हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। इस एक्ट ने द्वैध शासन को प्रारंभ किया। द्वैध शासन मतलब वही चीज़ है जो कि आप पढ़ चुके हैं, बस एक भाषा में इसको यहाँ पे लिखा गया है। द्वैध शासन राजनीतिक कार्य कर दिए अलग और वाणिज्यिक कार्य कर दिए अलग, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो कंपनी के कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, जिसे कि द्वैध शासन बोलेंगे। तो द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। किस एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रारंभ किया गया बच्चों? तो ये 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। चलिए, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या देखिए, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। जो गवर्नर जनरल थे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? उनके कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? आप लोग पढ़े हैं इसके पहले, आप लोग बता सकते हैं कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? तो 4 सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे और जो भी निर्णय होता था उनके बहुमत के आधार पे होता था। आप लोग पढ़े हैं इस चीज़ को। अब क्या किया गया? अब बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये किया गया, क्या किया गया? तो जो 4 सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, उनको घटा करके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। पहले तो 4 सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल के काम में सहायता करने के लिए, उनके कार्यों को अच्छे से संपादित करने के लिए 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या को घटा दिया गया और उस संख्या को घटा करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 किस अधिनियम के तहत की गई? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। चलिए और आगे देखिए, गवर्नर जनरल को भी मत देने का अधिकार प्राप्त था। इसके पहले जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं था। मत तभी दे सकता था वो जबकि दोनों तरफ बराबरी हो जाता था। 4 सदस्य थे, 2 सदस्य एक तरफ हो गए, 2 सदस्य एक तरफ हो गए, तो निर्णय अब कैसे लेंगे? तो वही जो मेन गवर्नर जनरल जो होता था वो जिधर मत देता था वही जो है मान्य हो जाता था। ठीक है, ये 1773 ईस्वी में प्रावधान था। लेकिन ऐसे सामान्य परिस्थिति में कहने का मतलब अगर एक तरफ 3 हो गए, एक तरफ 1 हो गए, इस परिस्थिति में गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था गवर्नर जनरल को। लेकिन ये जो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके तहत अब उसको मत भी देने का अधिकार प्राप्त हो गया। सिर्फ निर्णायक मत नहीं, वो मत देगा। हो गए कितने? 3 कर दिए गए और इसमें उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि 4 सदस्य हो गए। अब भाई टोटल 4 सदस्य हो गए गवर्नर जनरल को लेकर के, टोटल 4 सदस्य हो गए। कोई भी नियम कानून बनाना हो, बहुमत होगा, वोटिंग होगा, एक तरफ 3 हो गए और एक तरफ 1 हो गए, तो कौन सा मान्य होगा? 3 वाले का बहुमत के आधार पर मान्य होगा। इसकी मान्य कर दी जाती थी कोई भी कानून इसी के अनुसार, जिधर मत ये लोग देंगे, जिधर वोट ये लोग देंगे, उसी को मान्य कर दिया जाता था। वही काम जो है स्टार्ट कर दिया जाता था, वही विधि बन जाती थी, वही कानून बन जाती थी। ठीक है, अगर 2-2 हो गए
आप कह सकते हैं कि सर जब 4 लोग हो गए, गवर्नर जनरल को लेकर 4 लोग हो गए, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 एक साइड मत दे सकते हैं, 2 एक साइड मत दे सकते हैं, तब किसकी बात मानी जाएगी? तब किसका कानून पारित किया जाएगा? तब किसका विधि माना जाएगा? तो जिधर गवर्नर जनरल रहेगा, जिधर गवर्नर जनरल रहेगा उसी की बात को मान्य कर दिया जाएगा। जिधर गवर्नर जनरल रहेगा उसी की बात को मान्य कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 2 इधर एक तरफ वोट करते हैं, 2 एक तरफ वोट करते हैं, लेकिन इसमें एक गवर्नर जनरल है, तो अब ये जो कहेगा इसी की बात को मान ली जाएगी और यही कानून जो है पारित कर दिया जाएगा। ये गवर्नर जनरल को शक्ति थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया गया था। गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया गया था। वीटो पावर आपको बता देते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई निर्णय हो गए, ये 3 इधर हो गए और 1 इधर हो गया, तो इनकी निर्णय तो पारित हो ही जाएगी, लेकिन अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो जो है इस निर्णय को पलट भी सकता है, उसको अस्वीकार भी कर सकता है और खुद का अपना नया निर्णय भी दे सकता है। इसी को कहते हैं वीटो पावर। तो गवर्नर जनरल की पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की शक्ति को और बढ़ा दिया गया। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी उसको और बढ़ा दिया गया। सोचिए, अगर 2 तरफ एक साइड 2 तरफ सदस्य हैं और एक साइड भी 2 सदस्य हैं, तो इसमें उसी की मान्य होगी जो जिसमें जो है गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल रहेगा वही कानून पारित किया जाएगा। अगर ऐसा न भी हो, एक तरफ ये 3 लोग हैं, एक तरफ गवर्नर जनरल है, तो अगर कानून तो पहले बनेगा इनके हिसाब से, कानून तो इनके हिसाब से बन जाएगा, लेकिन अगर गवर्नर जनरल को न ठीक लगे तो वो चाहे तो उस कानून को पलट भी सकता है, उस कानून को निरस्त भी कर सकता है, उस कानून को समाप्त भी कर सकता है और समाप्त करके खुद का नया कानून जो है बना सकता है। ये चीज़ जो है गवर्नर जनरल को, इतनी बड़ी शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इस एक्ट में यह कहा गया, इस एक्ट में यह कहा गया कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र, कंपनी के अधिकार क्षेत्र इस एक्ट में यह क्या है, कंपनी के अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र होंगे। कहने का मतलब जो कंपनी के जो क्षेत्र थे, इसके पहले 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के पहले जो कंपनी जो क्षेत्र भारत में जिस पे शासन चलाती थी वो ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य क्षेत्र कहा जाता था, कंपनी का ही क्षेत्र कहा जाता था, कंपनी के अंडर में ही कहा जाता था। लेकिन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में ये नियम आया कि अब जो कंपनी जिस एरिया पे शासन चला रही है, अब उस एरिया को कंपनी का क्षेत्र न कह करके ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। मतलब अब वो ब्रिटिश का क्षेत्र कहलाएगा, अब उस पर ब्रिटिश जो है उस पर कब्जा वाली क्षेत्र कहलाएगी। ये अधिनियम में ये बात जो है बहुत बड़ी बात लाई गई। यानी कि धीरे धीरे कंपनी की जो शक्ति है वो क्या की जा रही है दोस्तों, उसको घटाई जा रही है। कंपनी की जो पावर है उसको कम कर दी जा रही है और ब्रिटेन की संसद की जो पावर क्या हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी पावर बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, कह रहा है गवर्नर जनरल था, गवर्नर की नियुक्ति। देखिए गवर्नर जनरल और गवर्नर, मतलब बंगाल में तो गवर्नर जनरल हुआ करता था, बम्बई मद्रास के को जो है गवर्नर ही बोला जाता था। उनकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति कौन करेगा? संचालक मंडल। इनकी नियुक्ति संचालक मंडल करेंगे। संचालक मंडल मतलब वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि आप पढ़े हैं, उनको संचालक मंडल ही हिंदी में बोला जाता है, उनको निर्देशन मंडल ही बोला जाता है। तो संचालक मंडल करेंगे। किसकी नियुक्ति? गवर्नर की और गवर्नर जनरल की। संचालक मंडल करते थे, लेकिन नियुक्ति करने से पूर्व किनकी अनुमति लेनी पड़ती थी दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन की। नियुक्ति तो करेगी नियुक्ति तो करेगी संचालक मंडल, जो निर्देशन मंडल है वो तो नियुक्ति कर देगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्ति कर देगी, लेकिन सिर्फ ऐसे ही अपने मर्जी से नियुक्ति नहीं कर देगी। उसको नियुक्ति करने से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। और किससे अनुमति लेना पड़ेगा? संसद से, ब्रिटेन की संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना धीरे धीरे ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद की जो पावर है, उस पावर को जो है बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के पावर को घटाया जा रहा है। ठीक है, गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को वापस बुलाने का अधिकार। देखिए यहाँ पे अधिकार मिल गया, ब्रिटेन की जो संसद है उसको अधिकार दे दिया गया। ब्रिटेन के जो क्राउन है, ब्रिटेन की संसद है, उसको अधिकार मिला कि यदि कोई भी गवर्नर या गवर्नर जनरल
ब्रिटेन की संसद को अगर ऐसा लग जाए कि ये ठीक काम नहीं कर रही है, अच्छा कार्य नहीं कर रही है, जो गवर्नर जनरल वो ठीक नहीं कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, या फिर संसद के मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वो उसको वापस बुला लेगा, चलिए आप आ जाइए, आपकी कोई वहाँ आवश्यकता नहीं है, हम दूसरा जो नियुक्त करेंगे। वहाँ से उसको वापस ब्रिटेन बुला लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, आगे देखिए। अब गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार के अनुमति के बिना न तो किसी भारतीय राज्य से युद्ध कर सकते थे और ना ही संधि। इसके पहले जब कंपनी का इस पर नियंत्रण नहीं था तो आपने देखा था कि प्लासी की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो कि बिना कंपनी संसद की अनुमति से अपने मर्जी से जो है ये लड़ाई जो है छेड़ दिया था और लड़ाई को लड़ा था, इसमें विजय भी हुए थे वे लोग। लेकिन अब अगर भारतीय रियासतों से, भारतीय राज्यों के कहीं भी किसी भी क्षेत्र से अगर युद्ध करना होगा तो सबसे पहले उनको युद्ध करने से पहले क्या करना होगा? अनुमति लेना होगा। किससे लेना होगा? ब्रिटेन की संसद से अनुमति लेना होगा। अगर वो अनुमति देता है, हाँ ठीक है आप लड़ाई कर लें, आप युद्ध कर लें, तो ही युद्ध हो सकता है, नहीं तो युद्ध नहीं होगा। उसके अलावा सिर्फ युद्ध करने की अनुमति नहीं, संधि यानी कि समझौता बोलते हैं उसको, संधि करने की भी अनुमति नहीं थी। आप समझौता भी नहीं कर सकते, संधि भी नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक ब्रिटेन की संसद आपको अनुमति नहीं दे सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोलकाता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केवल ब्रिटिश नागरिक, मतलब कि इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय भारतीयों को भारतीयों के जो शासन होंगे, ब्रिटिश जो कोर्ट होगी ब्रिटिश, और भारतीय नागरिकों का पूरा जो है सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। और सब अधिकार तो छीन लिए गए थे, लेकिन और जो नागरिकों के जो सुनवाई के मामले थे वो किसको दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय को दिया गया था। लेकिन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब ये चीज़ को हटा दिया गया और ये बोला कि भारतीयों के मामले में आप सुनवाई नहीं कर सकते, सिर्फ ब्रिटिश नागरिक जो हैं उन्हीं के मामले में आप सुनवाई कर सकते हैं। इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी यहाँ पे और थोड़ा सा शक्ति को कम किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का मोटा मोटी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त होता है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है इसके बाद 1786 ईस्वी का अधिनियम भी है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1786 ईस्वी का अधिनियम, इसमें क्या था? इसमें था कि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते हैं। गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल है वो परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते हैं या निरस्त करके स्वयं निर्णय भी ले सकते हैं। 21 अधिनियम में आया था 1786 ईस्वी के अधिनियम में। गवर्नर जनरल चाहे तो परिषद का पूरा जो है कोर्ट ऑफ क्या बोलते हैं डायरेक्टर जो था उसके परिषद को भी जो है निरस्त कर सकते हैं और फिर अपना स्वयं का निर्णय ले सकते हैं। आगे गवर्नर जनरल के पास प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, यानी जो गवर्नर जनरल है उनके पास मेन जो सेनापति होगा, सेनापति का भी शक्ति इनको दिया गया, यानी कि सेना को जो है गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया, जो कि इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए नए पार्ट्स में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।